हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज स्टूडेंट्स हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वी ऑल नो व्हाट इज़ अ रेजिस्टर। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो हम कह सकते हैं करंट को मैनेज करने में काम आता है एक सर्किट के अंदर, मतलब करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। अब रेजिस्टर्स को हम सर्किट्स में अलग अलग मेथड से कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, इस तरह के कॉम्बिनेशंस के, बट आपको जो आउटपुट चाहिए वो ना 10 चाहिए, ना 5 चाहिए, ना 20 चाहिए, आपको तो कोई और ही कस्टमाइज आउटपुट चाहिए। तो आप फिर उन रेजिस्टर्स को अलग अलग तरीक़ों से कनेक्ट करना शुरू हो जाओगे और उतने तरीक़ों को हम कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कि हम उनको कितने मेथड से कंबाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, बात करेंगे इसके बारे अभी। एंड दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड जो थर्ड कॉम्बिनेशन है उसको हाइब्रिड या मिक्स कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें हम सीरीज़ और पैरेलल का दोनों का मिक्स देखते हैं, तभी इसे मिक्स्ड या हाइब्रिड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का मतलब समझेंगे और इनके बारे में फॉर्मूलाज और इनके बारे में कंसेप्ट्स डेवलप करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को बढ़िया तरीके से समझ सकें। चलिए, लेट्स से this side we are going to combine resistors in series and this side we are going to combine resistors in parallel। तो हम एग्जाम्पल के लिए 2 resistors का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए ये 2 resistors हैं। दिस इज resistor having resistance R1 ohm, करेक्ट। एंड इसके एंड पॉइंट्स के नाम है A, B और रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है, इस तरह की जिगजैग लाइंस। इसको हम सर्किट में ड्रॉ करेंगे। एंड ये एक दूसरा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R2 ओम और इसके एंड पॉइंट्स हैं CD, राइट। यहाँ पे भी ये 2 सेम रेजिस्टर्स, दिस इज R1 ओम, एंड पॉइंट्स AB, दिस इज R2 ओम, एंड पॉइंट्स CD। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दैट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। आप इस लॉजिक को याद रखिएगा। सीरीज़ का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट करना है। कैसे, आइए देखते हैं। सो लेट्स से पहले ये रेजिस्टर है, दिस इज R1 ओम, इसके एंड पॉइंट्स हैं AB। अब सेकेंड रेजिस्टर को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, दिस इज R2 ओम, CD एंड पॉइंट्स। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब है फर्स्ट रेजिस्टर का B पॉइंट एंड सेकेंड रेजिस्टर का C पॉइंट, इनको हम आपस में डायरेक्टली एक के बाद एक कनेक्ट कर दें। दिस इज कॉल्ड एज एंड टू एंड कनेक्शन। ये एक तरीका है सीरीज़ को समझने का। एक और मेथड है, मान लीजिए जो करंट है हमारे सर्किट में वो A से एंटर कर रहा है और उसने D से बाहर निकलना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर करंट A से आगे बढ़ेगा तो A से ऑब्वियसली रेजिस्टर को पार करेगा, फिर B पॉइंट पे जाएगा। उसको B से दूसरे रेजिस्टर में जाने के लिए कितने रास्ते, कितने पाथ मिल रहे हैं। आंसर है सिर्फ एक रास्ता अवेलेबल है, उसको B से C पे होके आगे जाना पड़ेगा। जब भी करंट को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता अवेलेबल हो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहते हैं कि वो सारे कंपोनेंट सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में अभी तो रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं, आगे चल के सेल्स को भी कनेक्ट किया जाएगा। कैपेसिटर्स की कनेक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे जाके इंडक्टर्स की कनेक्शन आएगी। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि सीरीज़ कनेक्शन का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के आगे एक। अगर करंट एक तरफ से एंटर कर रहा है तो उसके पास एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की,
क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए ये मैंने पहला रेजिस्टर ड्रॉ किया, दिस इज R1 ओम, ये उसका B पॉइंट, और ये मैंने दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अभी इनको कनेक्ट नहीं किया मैंने, दिस इज R2 ओम, ये उसका D पॉइंट। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर लेके A और C को ज्वाइन करता हूँ और ये एक्स्ट्रा वायर को यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा वायर का कोई यूज़ नहीं है, बस इसको सिम्बॉलिकली एक कंसेप्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं B और D को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वायर का पीस लगा देता हूँ। अब ध्यान देना, करंट की भाषा में समझाता हूँ पहले। अगर करंट मान लीजिए यहाँ से एंटर कर रहा है सर्किट में और उसने यहाँ से निकलना भी है, जो करंट इन वो करंट आउट भी तो होगा, क्योंकि करंट की लीकेज तो है नहीं यहाँ पे। तो ये करंट मान लीजिए आए है, जब करंट ए पॉइंट पे इस पॉइंट पे पहुँचेगा, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज P एंड दिस पॉइंट एज Q। जब करंट P पॉइंट पे पहुँचेगा तो क्या उसके पास P से Q जाने के लिए एक रास्ता है कि एक से ज़्यादा रास्ते हैं? सोचिए, करंट के पास P से Q जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता उसको R1 के थ्रू लेके जाता है, इस रेजिस्टर के थ्रू, दूसरा रास्ता उसको R2 के थ्रू लेके जाता है। बट टोटल करंट किसी एक रास्ते से नहीं जाने वाला एज सच। हाँ, अगर किसी एक रास्ते में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, मान लो ये रेजिस्टेंस हो जाए 1,00,000 ओम और ये रेजिस्टेंस है सिर्फ 1 ओम, इन्फिनाइट फ़र्क है, तब मेजॉरिटी करंट या तकरीबन सारा करंट कम रेजिस्टेंस से गुजर जाएगा। बट अभी हम ये केस तो डिस्कस कर नहीं रहे। तो क्या सारा करंट किसी एक रेजिस्टर में से निकलेगा? नॉट एज सच, क्योंकि हम इनके बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं ले रहे। मान लो एक 10 ओम है तो दूसरी 20 ओम है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है, या 30 ओम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, इन्फिनिट डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे केस में करंट दोनों से पार होने की कोशिश करेगा। कुछ हिस्सा करंट का R1 में से गुजरेगा ऊपर से, कुछ हिस्सा करंट का R2 में से गुजरेगा नीचे से। तो करंट के पास कहने की बात एक से ज़्यादा रास्ते अवेलेबल हैं फ्लो करने के लिए। और जब भी करंट के पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हो, एक से ज़्यादा रास्ते अवेलेबल हो, हम क्या कहेंगे कि वो कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस वाज सीरीज, ये है पैरेलल कनेक्शन, R1 एंड R2 आर पैरेलल कनेक्टेड, एंड यहाँ पे सीरीज कनेक्शन, R1 एंड R2 आर सीरीज कनेक्टेड। सो ये तो करंट की बात हो गई कि करंट के पास पैरेलल में करंट हैज मोर देन वन पाथ। आई शैल राइट करंट हैज टू और more than two paths, more than two path, and series में current has only one path, current has only one path। ये करंट के दम पे डिफरेंस हो गया सीरीज पैरेलल का। अब देखते हैं कि पॉइंट्स के कनेक्शन पे क्या हिसाब बनता है। तो सीरीज में क्या था, एंड टू एंड। पैरेलल में क्या है, पहले रेजिस्टर का एक पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के एक पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यार वो तो वहाँ पे भी हो रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे पहले रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट भी दूसरे रेजिस्टर के दूसरे पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में पहले रेजिस्टर का एक पॉइंट और दूसरे रेजिस्टर का एक पॉइंट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जो बाकी पॉइंट्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, सीधा एक वायर से जुड़े नहीं होते। बट पैरेलल में A और C डायरेक्टली कनेक्टेड है और B और D डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम बोथ एंड्स टू कॉमन पॉइंट्स, फ्रॉम बोथ एंड्स टू कॉमन पॉइंट्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल। तो ये तो बात हो गई कि पता कैसे लगेगा सर कि दो रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में। अच्छा अब ये देखिए, मान लीजिए मैं ऐसा सर्किट बनाता हूँ, अभी हम इसकी डेरिवेशन पे भी जाएंगे। एक रेजिस्टर ये है, इसका नाम है R1 कैपिटल्स में, दूसरा रेजिस्टर ये है,
इसका नाम है R2 कैपिटल्स में, और ये कनेक्टेड है आपस में, और यहाँ पे एक सेल लगा है। तो बताओ ये सीरीज में कि पैरेलल में? आपको लगेगा सर ने ऐसी फिगर बनाई है तो ये पैरेलल होगा, नहीं, यहाँ पे इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन इन पॉइंट्स के साथ है, तो एक एक पॉइंट तो कनेक्टेड है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये बीच में एक सेल आ गया है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ, तो ये सिर्फ एक पॉइंट से ही जुड़े हैं, तो ये सीरीज कनेक्शन है। देखने में पैरेलल लग रहा है, बड़े सीरीज कनेक्शन है, समझ लगा? तो ये होता है सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि इनमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे असर क्या पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आपका ना डेरिवेशन इजी हो जाएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अब तक, आई होप सो, राइट। तो चलते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं, दोबारा से करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज, ओके, तो मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, दिस इज R1 एंड दिस इज R2 ओम। अब मैं R1 R2 लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, इनकी रेजिस्टेंस है। ये दोनों ही रेजिस्टर एक कॉमन सेल के साथ कनेक्टेड है। तो बताओ ये सीरीज में कि पैरेलल में? आंसर है इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, तो ये सीरीज में है। द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। अच्छा, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इस सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हायर टू लोअर पोटेंशियल, राइट? तो करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से I, दिस इज द करंट फ्लोइंग, और यहाँ से यहाँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, अब ये सोचिए दोनों रेजिस्टर्स में करंट क्या सेम फ्लो कर रहा है? आंसर है यस, क्योंकि सीरीज में सिंगल पाथ, जो मैंने अभी बताया आपको, एक ही पाथ अवेलेबल होता है, इसलिए करंट सारा का सारा सेम फ्लो करता है। द करंट इज सेम थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स। सो करंट, ध्यान देने वाली बात, करंट दोनों रेजिस्टर्स में सेम फ्लो करेगा। अब सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा? आंसर है, लॉजिकली सोचते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V। इसका मतलब है इन दोनों को टोटल V मिलना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ ये वायर है, वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए मान लो V, और यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0 V। अब आप याद कीजिए पुराने कॉन्सेप्ट्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जब भी आप किसी रेजिस्टर को पार करते हो पोटेंशियल बदल जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल x हो जाएगा मान लो, और फिर यहाँ से यहाँ जाते हुए 0 हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों रेजिस्टर्स को बराबर का पोटेंशियल नहीं मिल रहा, एक को कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ मिल रहा है। हाँ, दोनों का टोटल पोटेंशियल V है, ये सच है, पर दोनों रेजिस्टर्स को बराबर पोटेंशियल, कहने का मतलब V और V नहीं मिल रहा। अगर ये दोनों रेजिस्टर मान लो 5-5 ओम के हुए, तो जितना टोटल पोटेंशियल V है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, बट बटेगा ज़रूर। कहने का मेरा ये मतलब है जितना हमारा सेल पोटेंशियल दे रहा है वो टोटल किसी एक रेजिस्टर को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है, मान लेते हैं पहले रेजिस्टर को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो है V1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरे रेजिस्टर को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो है V2 यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल दो हिस्सों में बट गया। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पोटेंशियल डिफरेंस is divided among resistors in series, among resistors in series. This is the concept. Now think like this,
ये सर्किट में 2 रेजिस्टर हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह एक ऐसा रेजिस्टर कनेक्ट करूँ इसी सर्किट में जिससे करंट की वैल्यू को कोई असर ना पड़े और टोटल रेजिस्टेंस को कोई असर ना पड़े। तो इसके लिए मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता हूँ और इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ जिसमें मेरे पास दोनों रेजिस्टर्स की जगह सिर्फ एक रेजिस्टर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैं इक्विवेलेंट कह देता हूँ, जिसकी टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज़ के इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस का, उसकी टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, आर इक्विवेलेंट के, ठीक है। और ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया। ये वही सेल है V पोटेंशियल, और इस सर्किट में देखिए टोटल पोटेंशियल V है और पूरी रेजिस्टेंस, अब बस 2 की जगह 1 ही लगाया है ना, पर टोटल रेजिस्टेंस तो सेम रखी है, तो इसमें करंट भी I फ्लो कर रहा है, करंट भी I फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ओके, नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। ये V है टोटल पोटेंशियल, I है टोटल करंट और R बनेगा टोटल रेजिस्टेंस जिसको मैंने R इक्विवेलेंट कह दिया, I इंटू R इक्विवेलेंट। अच्छा, इसी तरह से V1 क्या बन जाएगा, टोटल करंट क्या सेम है दोनों में, टोटल करंट तो दोनों रेजिस्टर्स में सेम है क्योंकि एक ही पाथ अवेलेबल है, एक ही रास्ता अवेलेबल हो तो टोटल करंट सेम रहता है। इसका मतलब करंट तो I रहेगा बट रेजिस्टेंस क्या है R1, और V2 क्या बन जाएगा, टोटल करंट I रहेगा, रेजिस्टेंस है R2। इन तीनों वैल्यूज़ को, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, I इंटू आर इक्विवेलेंट, I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। सो यहाँ से I और I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। दैट मीन्स इन सीरीज equivalent resistance is the algebraic sum of individual resistances, this is the concept of series resistance। अच्छा, अब आप इस तरह से सोचिए, आइए इस साइड को भी यूज़ कर लेते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये है तब जब हमारे पास सर्किट में सिर्फ 2 रेजिस्टर है। अब आप ये सोचिए कि अगर हमारे पास सर्किट में 3 रेजिस्टर होते, फॉर 3 रेजिस्टर्स सीरीज में, R इक्विवेलेंट बन जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 रेजिस्टर होते तो प्लस R4 आ जाता, 10 रेजिस्टर होते तो प्लस R5, R6, R7 अप टू R10 आ जाता। और अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स होते तो मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टर्स, तो फॉर n रेजिस्टर्स आपका फॉर्मूला क्या बनता, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। इसका मतलब सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ के आएगी। आइए एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए R1 की वैल्यू है 5 ओम और R2 की वैल्यू है 3 ओम, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी सीरीज में, 5 प्लस 3 8 ओम। अब 8 5 से भी बड़ा है और 3 से बड़ा है, मतलब सीरीज में जो आंसर आता है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बढ़ के आती है। सो आई कैन से इन सीरीज resistance increases, now special case, for n identical resistors, अगर हमारे पास n identical resistors हों, each of resistance R
ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर प्लस आर प्लस आर, ऐसे आप n टाइम्स r को ऐड करोगे, सो ये बन जाएगा n इंटू आर इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 रेजिस्टर हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो आप क्या करोगे, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम अप टू 10 टाइम्स ऐड करोगे, तो सीधा 2 इंटू 10 20 बोल दो, वही तो बात है, राइट। तो ये है एक स्पेशल फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं एक आपको और चीज़ बताऊं कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ने का लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आपने एक के बाद दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। नाउ यू नो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रेजिस्टर। अब आपने एक के बाद दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ये एक रेजिस्टर था, ये दूसरा रेजिस्टर, फिर तीसरा रेजिस्टर। मान लो एक रेजिस्टर की लेंथ थी L, दूसरे की भी L, तीसरे की भी L। अब इनका जो रिजल्ट आया वो एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी लेंथ हो गई है 3L, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, इसलिए सीरीज़ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye.